नमस्कार साथियों, हमारे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जो है अभी आने वाले हैं और इसी बीच 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को यह फैसला लेना पड़ा कि ये जो है असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहें, चंदा देना चाहें, तो आप कभी भी उस पैसे को कैश में नहीं देंगे, आप उसको बॉन्ड के थ्रू देंगे। बॉन्ड के थ्रू देने का ये मतलब है कि मान के चलते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए डोनेट करना है किसी पार्टी को, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले एसबीआई के ब्रांच में जाऊंगा। अब एसबीआई के सारे ब्रांच में नहीं, कुछ स्पेशल बड़े ब्रांच हैं एसबीआई के, बड़े ब्रांच जो कि हर स्टेट में होते हैं। आपको वहां पर जाना होगा और एसबीआई की शाखा में जाने के बाद आपको वो पैसा एसबीआई को जमा कर देना होगा। अगर मैं एसबीआई के ब्रांच में जाऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में मैं जाऊं और 1 लाख रुपए मैं सबमिट कर दूं, तो उसके बदला बैंक जो है मुझे एक पेपर देगी, एक रसीद देगी। उस रसीद को ही इलेक्टोरल बॉन्ड बोला गया है। अब वो रसीद जो है मैं क्या करूंगा कि मैं उस जिस भी पार्टी के नाम पे मैंने डोनेट किया है उस पार्टी को जाके दे दूंगा कि लीजिए भाई साहब, मैंने आपके नाम पे डोनेशन किया है, जाके अपना पैसा एसबीआई से, इस बैंक से आप वापस ले लीजिए। मैंने उस बैंक को डोनेट किया, बैंक से जाके पैसा ले लो। तो ये कहानी होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे पहले लाया गया था साल 2017 में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब। तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात किया था। उन्होंने ये बोला कि अगर किसी पार्टी को अगर पैसा चाहिए तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत ही ले सकता है। अगर मुझे डोनेट करना है तो मैं डायरेक्टली कैश डोनेट नहीं कर सकता या फिर पार्टी के अकाउंट में डोनेट नहीं कर सकता। मुझे एसबीआई में जाकर के उस पैसे को सबमिट करना है, मुझे उसके बदले एक रसीद मिलेगी। उस रसीद को मैं जाकर पार्टी को दे दूंगा कि जाइए 15 दिन के अंदर अपना पैसा कलेक्ट कर लीजिए वहां से। अगर 15 दिन के अंदर कोई पार्टी पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती है, उस केस में वो पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। फिर वो पैसा वापस नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा। तो 15 दिन के अंदर पार्टी को जाकर के पैसा निकालना होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कितनी भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं क्या किसी पार्टी को? तो फिर इसका जवाब है नहीं। वहां पर भी एक डिनोमिनेशन फिक्स होती है कि या तो आप 1000 रुपए जमा करो, या तो 10,000 डोनेट करो, या तो 1 लाख, 10 लाख, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 1 करोड़ रुपए तक होती है। आप 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 1000 रुपए से कम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का मन करे कि मुझे 25,000 रुपए डोनेट करना है तो 25,000 भी डोनेट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ तक की वैल्यू जाएगी। सिर्फ उतना ही डोनेट हो सकता है। उसके बाद ये जब डोनेशन वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा कि कौन इंसान है, कौन बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है जो उसको डोनेट कर रही है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है और इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। पार्टीज को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। जैसे कि कोई अगर आपको पैसा डोनेट करना चाहता है तो डोनेशन पे क्या टैक्स दिया जाए, लेकिन साल के अंत में आईटीआर फाइल करना होता है हर पार्टी को, तो उसके अंदर इसका हिसाब मिल जाता है कितना कितना पैसा आया, लेकिन किसके द्वारा आया वो भी क्लियर अच्छे से नहीं हो पाता। फिर अपोजिशन का कहना है इसके ऊपर कि एसबीआई तो कुछ सरकारी बैंक है जो कि सरकार की तरफ से ही काम करती है, सरकार का हाथ है उसके ऊपर। तो एसबीआई किसी बात को रिवील थोड़ी करेगी कि कांग्रेस को कितना पैसा मिला, बीजेपी को कितना पैसा मिला, आम आदमी पार्टी को कितना पैसा मिला, टीएमसी को कितना पैसा मिला। तो अपोजिशन का ये सब कहना है। अपोजिशन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को इन्होंने गिनाया है कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। एक तरीके से ये जो है देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको बर्बाद कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को बोला गया कि असंवैधानिक है ये चीज।
क्योंकि अगर देखा जाए अगर डेटा के हिसाब से तो 2022 और 2023 के अंदर बीजेपी को 719 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है कहीं से। कौन कौन ने दिया, कहां से दिया, उसके बारे में भी नहीं पता। सिमिलरली कांग्रेस को भी 79 करोड़ रुपए का डोनेशन आया था और ऐसे बहुत सारी पार्टीज की लिस्ट हैं, आप जाकर देख सकते हैं जिसको कितनी डोनेशन मिली है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब पार्टी इसके ऊपर कुछ ना कुछ आइडिया फाइल करेंगी अपने अपने हिसाब से। अब इस चीज के ऊपर नजर कौन रखता है? अब जो पार्टीज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जाके कलेक्ट कर मिलेगी तो फिर उसको अपने पास कैश में कलेक्ट करती है या अपने पार्टी अकाउंट में रखती है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वेरीफाइड अकाउंट एक होता है, जैसे हम लोग की जो केवाईसी वगैरह होती है हर चीज की, उस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वेरीफाइड अकाउंट हर पार्टी का रखते हैं। उसके बाद उसी अकाउंट के अंदर ये सारे पैसे सबमिट होते हैं, जमा होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नजर रखता है। उसके बाद एक और बॉडी है दैट इज एडीआर। एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल संगठन है जो कि सरकार इलेक्शन के वक्त जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो सरकार के नॉट सरकार किसी भी पार्टी के खिलाफ जैसे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी है तो उस पार्टी के बारे में जांच करना शुरू करेगी कि पूरे साल इस पार्टी के पास कितना पैसा आया, फिर इसके मंत्रीगण कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनके ऊपर कोई केस चल रहा है कि नहीं, एंड इन सबका जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करती है एडीआर। जब 2017 में ये बात लॉन्च हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड, तब एडीआर ने उसको 2017 में ही चैलेंज किया था कि हम इसको हटवाने वाले हैं, ये सारी बातें एक तरीके से काला धन को प्रमोट करेंगी, लोग अपना सारा पैसा डोनेट करने के नाम पे पार्टी को देंगे, बदले में फिर मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। इस वजह से एडीआर ने बोला था कि हम इस चीज को साफ साफ नहीं मानते हैं, हम इसको कैसे ना कैसे करके इसको हटवाने वाले हैं। ये चीजें जो है देश की अखंडता और संप्रभुता को नाश कर देगी, एक तरीके से इनका कहना था। तो एडीआर एक बहुत अच्छी संस्था है जिसको कोई सरकार के द्वारा कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं है, सरकारी लोग उसमें नहीं होते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो लोग होते हैं वो बायस्ड नहीं होते हैं, एक तरीके से वो हर पक्ष को बहुत अच्छे से देखते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इनका जो मेनली काम होता है वो इलेक्शन के टाइम पर होता है, इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही एक्टिव होते हैं और सारी बात को बहुत अच्छे से खंगालते हैं। अगर कहीं में कुछ त्रुटियां दिखती हैं तो फिर उस केस में उस पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं बॉन्ड के तहत। और एक तरीके से देखा जाए तो आप जो है बॉन्ड, अब मान लेते हैं कि मुझे अपनी खुद की पार्टी बनानी है, मेरे पार्टी में सिर्फ सिंगल मैं ही एक इंसान हूँ, तो उस केस में भी मैं बॉन्ड के तहत पैसा नहीं ले सकता। कम से कम मुझे या तो स्टेट पार्टी या तो नेशनल पार्टी या फिर कहीं ना कहीं से मेरे को लोकसभा में कुछ ना कुछ सीट आरक्षित करनी पड़ती है, तब मैं पार्टी बनूंगा और उसके बाद जाकर के मैं उस पैसे को, बॉन्ड के पैसे को यूज कर सकता हूँ। तो आई होप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।